नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम 2022 जो आपको 23 और 24 दिसंबर को होने वाली है, इससे संबंधित हमने 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। ये चौथा प्रैक्टिस सेट का वीडियो होगा जो आप संपूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया गया था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? A.O. ह्यूम को दिया जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है तो जॉर्ज यूले जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए। ये तो एडिशनल जानकारी हो गई। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1924 में गांधी जी बेलगांव में एकमात्र यानी एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अन्य जानकारी में 1925 में कौन किए थे? तो ये किए थे आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है इनके बारे में भी कुछ खास है क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और ये कहाँ पर हुआ था 1925 के कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सरोजनी नायडू अध्यक्षता की थी? तो ये आपका जो है कानपुर के अंदर हुआ था। तो आपको याद रखने में सहूलियत होगी कि महात्मा गांधी के अगले साल ही सरोजनी नायडू भी कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो कोई प्रथम बार कोई भारतीय महिला जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इससे पहले महिला में जो है एनी बेसेंट अध्यक्षता कर चुकी थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से भारतीय महिला नहीं थी। इसके बाद 1929 का अधिवेशन आपसे पूछा जाता है कि कहां पर हुआ था, क्योंकि ये अधिवेशन एक निर्णायक मोड़ लिया था भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में। तो ये आपका लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की भी अपनी कहानी है क्योंकि इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और डिवाइड हो गया था कांग्रेस दो भागों में, गरम दल और नरम दल। तो ये कहां पर हुआ था? तो ये आपका सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किया था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के रिगार्ड में, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांग्रेस के जो स्थापना हुआ था उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो है उस समय अंग्रेज गवर्नर थे 1885 के समय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा एक उपधातु नहीं है? देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु कितने हैं? तो 91 है। अधातु कितने हैं? पहले धातु और अधातु किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। अधातु 20 है और उपधातु जिसे हम अर्धचालक भी कह देते हैं तो इसकी संख्या जो है आपका 7 है। तो ये तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या जो है तत्वों का जो है कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता आपका मोसले थे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? तो आपका 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे रखा गया है तत्वों को? तो परमाणु के बढ़ते क्रमांक के अनुसार, परमाणु के बढ़ते क्रमांक के अनुसार सजाया गया है। ये तो हो गई एडिशनल जानकारी। इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिस्मथ जो है ये आपका उपधातु नहीं है। अन्य जो है आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलेनियम, ये सभी उपधातु के श्रेणी में आ जाते हैं। ये टोटल 7 ही होते हैं जिसमें आप 3 देख रहे हैं। इसके अलावा एक टेलेरियम होता है। इसके अलावा आपने सिलिकॉन का नाम सुना होगा जिसका उपयोग जो है चिप वगैरह बनाने में होती है। जर्मेनियम का नाम सुना होगा, जर्मेनियम का नाम। ये सभी के सभी क्या है? बोरॉन, ये सभी क्या है? आपका उपधातु है यानी अर्धचालक है। 4 इधर हो गए और 3 इधर हो गए तो 7 हो गए। ठीक है, यही सातों जो है उपधातु है आधुनिक आवर्त सारणी में। इसके अलावा अक्रिय गैस आपसे पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन कौन से हैं? तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब जो है आपका अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों, मानव रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसी कारण ब्लड का रंग जो है आपका रेड होता है। तो इसका जो प्रमुख कार्य है शरीर के अंदर ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में परिवहन करना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें नॉर्मली तो आपका
13.5 से 17.5 एक समान इंसान में प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। इससे थोड़ा सा कम आपका जो है लेडीज में होती है, महिला में होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक समान इंसान में जो है 13.5 से, वैसे औसत पूछा जाए तो 14 करेक्ट आंसर करके आना है, लेकिन जो रेंज है वो 13.5 से 17.5 जो है प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हाँ, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मली, तो 120/80 होनी चाहिए बीपी। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक रेत की समाधि के लेखक लेखिका कौन है। दोस्तों, रेत की समाधि की पुस्तक जो है काफी फेमस हुआ 2022 के अंदर, क्योंकि इसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है इस पुस्तक को। और इस पुस्तक का लेखक है यूपी के रहने वाली गीतांजलि श्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, इसे ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। बुकर पुरस्कार का अभी जो है 1 महीना पहले ही घोषणा हुआ है। ये करुणा तिलका को मिला है और ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। श्रीलंका के रहने वाले जो है करुणा तिलका, उसको मिला है बुकर पुरस्कार। और इनके किताब का नाम जो है द 7 मून ऑफ माली अल्मीडा, इस प्रकार की पुस्तक का इनका नाम है। तो ये अलग है। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता जो है ये आपका गीतांजलि श्री है, जिनके किताब का नाम है रेत की समाधि, टॉम ऑफ सैंड। इसके अलावा जो अन्य राइटर हैं, इनके प्रसिद्ध पुस्तक नासिरा शर्मा का जो पुस्तक है कागज के नाव के लिए ये फेमस हुई, कागज के नाव, ये 2019 में जो है व्यास सम्मान इस पुस्तक को मिला था, 2019 वाला। इसके अलावा शशि थरूर के तो काफी सारे बुक हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध पुस्तक है इन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके अलावा अभी इनका एक पुस्तक आया है हाल ही में, अंबेडकर ए लाइफ। क्या पुस्तक आया है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक आया है आपका शशि थरूर का, ये बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेसी। इसके अलावा अरुंधति राय के जो पुस्तक है, इनके लिए जो फेमस अरुंधति राय का जो पुस्तक जिससे ये फेमस हुई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न दिखे तो आराम से करके आना है। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु एवं जीएसटी जो है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको सबसे पहले किस देश ने लागू किया? तो इसको सबसे पहले जो है आपका फ्रांस ने लागू किया था। कौन लागू किया था? फ्रांस ने लागू किया था आपका 1954 ईस्वी में ही इसे लागू कर दिया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें भारत में कब लागू हुई जीएसटी, और सबसे पहले जीएसटी किस प्रकार का कर है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है ये? इनडायरेक्ट कर है, अप्रत्यक्ष कर है। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी से संबंधित जो संविधान में आर्टिकल है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 279 का ए जो है ये जीएसटी से संबंधित आर्टिकल है। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन भी आपसे पूछा जाता है संविधान क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो आपका 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम जो है कितने % जीएसटी किसी भी चीज पे लगाई जा सकती है? तो 28% जो है मैक्सिमम जीएसटी इंडिया के अंदर लगाई जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीआई टैग से चिन्हित वस्तुओं को कौन सा एक बिहार का नहीं है? अब दोस्तों बिहार की एग्जाम दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है बिहार के बारे में आपको जानकारी थोड़ी बहुत रखनी होगी। तो जीआई टैग जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये किसी विशेष एरिया का जो उत्पादित चीज होता है उनको एक प्रकार से एक लेवल मिल जाता है, एक पहचान मिल जाता है। तो इस प्रकार से चिन्हित वस्तु है सिलाव खाजा है, शाही लीची, जर्दालू आम, सोहराई खोबर पेंटिंग है। तो सिलाव खाजा, शाही लीची और जर्दालू आम ये तीनों बिहार से जो है बिहार से संबंधित है। इसके अलावा जो सोहराई खोबर पेंटिंग है ये है आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। कहां से है? झारखंड राज्य से संबंधित है। जिस प्रकार से बिहार का मिथिला पेंटिंग प्रचलित है उसी प्रकार झारखंड में ये सोहराई खोबर पेंटिंग जो है प्रचलित है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, लेकिन ये झारखंड का है। तो आपको यही पहचानना है कि कौन सा जीआई टैग चिन्हित वस्तु बिहार का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सोहराई खोबर को भी याद रखना, ये झारखंड का है। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? देखिए दोस्तों, पुष्कर मेला और पुष्कर महोत्सव या उत्सव ये दोनों अलग अलग चीज है। पुष्कर मेला की बात करें तो ये राजस्थान के
अजमेर में होती है आपका पुष्कर मेला। लेकिन पुष्कर उत्सव की बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपको मैंने बता दिया कि भाई पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो अजमेर राजस्थान में होता है। तो यहाँ पे पुष्कर उत्सव पूछा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से सिक्किम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ये आपका लोसार उत्सव जो लोसांग जो है ये आपका सिक्किम का है, और लोसांग आ गया है तो लोसांग जो है ये आपका लद्दाख का है। तो ये दोनों बात याद रखेंगे, इसमें भी कंफ्यूजन है, लोसांग और लोसार। तो लोसार जो है आपका लद्दाख का है और लोसांग जो है आपका सिक्किम का है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग की ऊर्जा सबसे कम होती है। दोस्तों किस रंग की ऊर्जा सबसे कम होती है। दोस्तों आपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जरूर पढ़ा होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, डॉपलर सबसे पहले प्रकाश वर्ण विक्षेपण को, मतलब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा था, लाइट को। तो इसी घटना को जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहता है, जहां पे आगे में आके प्रकाश जो है 7 रंगों में बंट जाती है जब यहाँ से लाइट गुजारते हैं किसी प्रिज्म से। तो ये सबसे पहले डॉपलर ने इस प्रकार का प्रयोग किया था। इसमें सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे आपका वॉयलेट होता है, और बीच में अन्य रंग होता है। जैसे सबसे नीचे आपका वॉयलेट के बाद जो है आई हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, इस प्रकार से चलेगा, है ना। तो सबसे ऊपर रेड होता है। सबसे ऊपर जो रहेगा इसकी तरंग दैर्घ्य जो है आपका सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, रेड का, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, वॉयलेट का। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा उसकी ऊर्जा उतनी कम। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए यानी लाल जो है ये सबसे कम ऊर्जा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग की होगी। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, सबसे अधिक प्रकीर्णन उसी रंग की होती है, यानी सबसे अधिक प्रकीर्णन जो है आपका बैगनी रंग का हो जाता है। तो आपको एग्जाम के अंदर लाल और बैगनी नहीं देगा, इस बीच का चीज दे देता है, और आपको क्रम से पहचानना होगा कि जितना ऊपर रहेगा उतना ज्यादा तरंग दैर्घ्य रहेगा, उतना कम ऊर्जा रहेगा, उतनी कम प्रकीर्णन होगी। जितनी नीची रहेगी उतनी अधिक जो है उतनी कम तरंग दैर्घ्य होगा, उतना अधिक प्रकीर्णन होगा, उतना अधिक ऊर्जा होगा। तो ये आपको एक बार देख लेना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की कड़ी, और सभी क्रम आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में बीच से क्वेश्चन पूछने लगा है, लाल और बैगनी नहीं पूछता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ों के प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वन की उपज है। देखिए दोस्तों, सुंदरी वृक्ष जो है ये आपका मैंग्रोव प्रकार के जो वन होते हैं, मैंग्रोव एक प्रकार का दलदली युक्त वन होती है, और जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मैंग्रोव वाला क्षेत्र है ये आपका सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र है। सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों नदियों का योगदान होती है इसमें। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। यहाँ पे भारत के सबसे बड़ा मैंग्रोव बन पाया जाता है, और यहीं पर जो है सुंदरी प्रजाति की यानी सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक बार ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसत वर्षा कितनी होती है। तो 200 सेमी से अधिक सालाना वर्षा अगर किसी वन में होती है तो उसे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा की जाने वाली छम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए, बौद्ध धर्म में छम नृत्य जो है टोना टोटका से संबंधित है। तो ये छम नृत्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के जो है यहाँ पे राइट आंसर करना है। अगली बात जो आई आपका, उत्तर प्रदेश में कजरी, नौटंकी, रासलीला, ये सब जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नृत्य है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी मूसी और भीमा है। देखिए, मूसी और भीमा, मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद शहर स्थित है, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मूसी और जो भीमा जो है ये आपका सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी का। ठीक है, अब कृष्णा नदी की उद्गम कहाँ होती है, तो ये महाबलेश्वर पर्यटक स्थल है जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये महाबलेश्वर से उद्गमित होती है आपका कृष्णा नदी, और ये किस रेंज की नदी है, तो ये आपका जो है वेस्टर्न जो है पश्चिमी घाट, इस रेंज की नदी है, पश्चिमी घाट श्रेणी की नदी है कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलते हुए कर्नाटक और तेलंगाना एपी यानी आंध्र प्रदेश तक जो है बहती है।
तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई। मूसी और भीमा कृष्णा की सहायक नदी हो गई। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कहाँ कहाँ से बहती है? तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ से होकर कृष्णा नदी बहती है। गोदावरी नदी की उद्गम जो है ये भी महाराष्ट्र से होती है, नासिक के पास से गोदावरी नदी की, और इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जयके बारी परियोजना का नाम आपने सुना होगा। जयके बारी परियोजना ये आपका जो है गोदावरी नदी पर ही स्थित है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1876 में कोलकाता में स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन आईएनए के स्थापना किसने किया था? देखिए दोस्तों, आईएनए जो है ये भारत की सबसे पुरानी संस्थानों में से एक माना जाता है। कोई एसोसिएशन जो भी है इसमें सबसे इसे पुराना माना जाता है, और इसके संस्थापक में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये आपका इनके संस्थापक का श्रेय दिया जाता है। आईएनए के संस्थापक मतलब स्थापना का श्रेय। और आईएनए की जो है विलय कर दिया गया था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना तो इस आईएनए को इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है विलय कर दिया गया था। सर विलियम जोन्स जो है ये आपका एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 बंगाल के अंदर स्थापित किया गया था, इसके संस्थापक हैं सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी के। एओहुम के बारे में अभी अभी बता दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में डफरिन के समय जो है बनाया गया था, इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? देखिए उड़ीसा में बादाम पहाड़ खान है, तो वहां पे जो है लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। इसमें भी हेमाटाइट प्रकार का लौह अयस्क जो है 4 प्रकार के होते हैं, इसमें हेमाटाइट सबसे प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पे आपका बादाम पहाड़ के खानों में हेमाटाइट का जो है उत्खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे बात करें बॉक्साइट कहाँ मिलती है भारत में, तो बॉक्साइट आपका उड़ीसा, झारखंड और कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी मिलती है। इसके अलावा कॉपर के लिए प्रसिद्ध है भारत में आपका खेतरी का खान, ये कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। इसके अलावा सोना के लिए केजीएफ पिक्चर आपने जरूर देखा होगा, ये कोलार कर्नाटक में मिलती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? देखिए शुष्क बर्फ कहा जाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन के लिए तो राइट आंसर हो गया। अन्य जानकारियों में क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र आपका N2O होता है, और इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसका प्रयोग भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तो निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है। निश्चेतक जैसे ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर करते हैं तो बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है मीथेन। मीथेन का सूत्र आपका एल्केन का बेस फॉर्म से अगला, यानी N का वैल्यू जैसे ही CnH2n में N+2 में पुट कीजिएगा तो आपका बनने वाली जो तत्व होगा मीथेन होगा। और मीथेन को जो है मार्स गैस या दलदली वाला गैस भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा जेनॉन। जेनॉन का सूत्र आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो Xe आपका जेनॉन का सूत्र होता है। और ये किस प्रकार का जो है कैसा प्रकृति है इसका, तो ये अक्रिय गैस है और इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, अजीबो गरीबो गैस कहा जाता है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? देखिए ये करेंट अफेयर से ये क्वेश्चन आ सकती है आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी अभी कुछ ही महीना पहले जो है इनकी जो है पोस्टिंग हुई है। वहां पे इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया है, और ये है आपका श्री विनय कुमार सक्सेना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। देखिए जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर आपका एक तो दिल्ली के अंदर और एक आपका पदुचेरी के अंदर 2 जगह जो है आपके मुख्यमंत्री की चुनाव होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2 जगह आपका मुख्यमंत्री की चुनाव होती है। तो ये अरविंद केजरीवाल आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो उपराज्यपाल, और देखिए केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है, कहीं पर उपराज्यपाल और कहीं पे प्रशासक नाम दिया जाता है। ठीक है, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल कहे जाते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो यहाँ के हैं विनय कुमार सक्सेना। ये किसके जगह लिए हैं? तो अनिल बैजल के जगह लिए हैं। मनोज कुमार सिन्हा जो है आपका जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इसके अलावा श्री प्रफुल्ल पटेल जो है ये लक्षद्वीप के हैं, और श्री बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये आपके चंडीगढ़ के हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार राज्य के बारे में सही है?
जिलों की संख्या 38 है बिहार में, ये एकदम सही है। इसके अलावा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40 है, ये भी सही है। उत्तर से दक्षिण जो बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर है, 3 4 5 है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सही सभी सही है। अब देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 है, अगर आपको पूरब से पश्चिम पूछ दिया जाए तो इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर जो है बिहार का जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की तरफ है। इसके अलावा जो राज्यसभा में बिहार की सीट है ये आपका 16 गो सीट है। बिहार के विधानसभा में 243 सीट है। बिहार में कितने जिला हैं ये तो बात हो गई 38। अगर प्रमंडल की बात करें बिहार में तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ये सभी बातें को आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व के मामले में अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी अभी 2021 की जनगणना की पूर्णतः डाटा आउट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही चलना है इस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश की है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि सार्क की सभी देशों का नाम। अब मैं सार्क के सभी देशों का नाम इसलिए आपको बता दे रहा हूं क्योंकि दोस्तों सार्क से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आप नक्शा से यहाँ पे समझ लीजिए। सार्क के देशों में यहाँ से हम चलेंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद हम इधर आ जाएंगे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये आपका जो है 8 देश हैं सार्क के, ठीक है। 8 जो है, ये भी अफगानिस्तान है। तो इस प्रकार से आप 8 नक्शा में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है 8 देश आपका हो जाएगा सार्क में। तो फिर से एक बार बोलेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यही 8 देश जो है आपके सार्क में जो है सम्मिलित है। सार्क की स्थापना की बात करेंगे तो 1985 में होती है। मुख्यालय की बात करें तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसके अलावा जो प्रश्न है हमारा, झूमिंग कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है। देखिए झूमिंग कृषि जो है पहाड़ी ढलान पे किया जाता है, तो अलग अलग स्थान पे इनका अलग अलग स्थानीय नाम भी हो जाती है। तो झारखंड के अंदर झूमिंग कृषि को जो है आपका करुवा कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है आपका झारखंड के अंदर झूमिंग कृषि को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बालरा भी झूमिंग कृषि का प्रकार है, लेकिन ये इसे राजस्थान में बालरा के नाम से पुकारते हैं। पोडू भी झूमिंग कृषि का प्रकार है, इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो है पोडू, यानी ये जो है तेलुगु भाषा का शब्द है पोडू, तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर इसे पोडू कहते हैं झूमिंग कृषि को। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये थे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।